के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में लंबे मंथन के बाद सीपी राधाकृष्णन पर मोहर लगी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की है। विपक्षी दल हैं, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। एक बार फिर बीजेपी ने अंतिम समय तक चौंकाने वाले फैसले वाली परंपरा बरकरार रखी। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जितने भी नाम रेस में चल रहे थे उनमें से सीपी राधाकृष्णन का नाम कहीं दूर दूर तक सामने नहीं था। कम से कम 6 राज्यपालों का अनुमान लगाए जा रहे थे। संघ और बीजेपी से जुड़े 2-3 वरिष्ठ नेताओं के नाम भी चल रहे थे, लेकिन सारे अनुमानों को खारिज करते हुए सीपी राधाकृष्णन के नाम पर नेतृत्व की मोहर लग गई। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सेहत का हवाला देते हुए अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी के बाद से नए नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। कुछ दिन पहले यह साफ हो गया था कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बीजेपी से ही होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है। जाहिर है कि सीपी राधाकृष्णन का नाम एनडीए के लिए शक्ति प्रदर्शन का अवसर भी होगा। सीपी राधाकृष्णन एक ऐसा नाम जो तमिलनाडु से निकलकर देश की राजनीति में गूंज रहा है। सीपी राधाकृष्णन का नाम तय होने से दिख रहा है कि बीजेपी दक्षिण दिशा में कूच कर रही है। धनखड़ से पहले वेंकैया नायडू भी दक्षिण से ही थे। सीपी राधाकृष्णन के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो महज 16 साल की उम्र में जुड़ गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। फिर 1974 में जनसंघ की तमिलनाडु कार्यकारिणी में शामिल हुए। उन्होंने 1998 और 1999 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र से 2 बार लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि उन्हें 3 बार लोकसभा चुनाव में हार भी झेलनी पड़ी। महाराष्ट्र के राज्यपाल से पहले वो झारखंड में राज्यपाल रह चुके हैं। साथ ही तेलंगाना में मार्च से जुलाई 2024 तक अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं पुडुचेरी में अगस्त 2024 तक उपराज्यपाल के रूप में भी काम किया। 16 साल की उम्र से आरएसएस से जुड़े, जनसंघ से बीजेपी तक का रहा लंबा सफर। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे, 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रहे, 3 राज्यों में राज्यपाल की भूमिका निभाई। बहरहाल आधा सस्पेंस ये है कि विपक्षी दलों की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा और क्या विपक्ष किसी एक नाम पर आम सहमति बना पाएगा। वहीं कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो चुनाव के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 782 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं, जिसमें 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा के हैं। चुनाव में बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत होगी। वहीं सरकार के पक्ष में 427 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है, जिसमें 293 लोकसभा और 134 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। इसके इतर विपक्ष के पास 355 सांसदों का गणित है, जिसमें 249 लोकसभा और 106 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। हालांकि इनमें से 133 सांसदों का समर्थन अभी अनिर्णित माना जा रहा है, जो इस चुनाव के फैसले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के समीकरण पर नजर डालें तो लोकसभा 542 सांसद हैं, सरकार के साथ 293 हैं, तो वहीं विपक्ष के साथ 249। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 240 है, सरकार के साथ 134 है, वहीं विपक्ष के साथ 106। इस समीकरण में साफ दिखता है कि सरकार समर्थित उम्मीदवार को विपक्ष पर बढ़त हासिल है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की ओर से कौन सा चेहरा सामने आता है और विपक्षी दल किस पर अपनी मुहर लगाता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।